अगर आप हमारे शैडो वर्स चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जब सू शाओवन अभी अभी गर्म किया हुआ खाना लेकर बाहर आईं, तो वह ये देखकर दंग रह गईं कि त्यान त्यान और वह नन्हा पिल्ला एक दूसरे से कितने घुल मिल गए थे। त्यान त्यान फर्श पर बिछी चटाई पर बैठी थी और वह पिल्ला अपनी नन्ही गुलाबी जीभ से उसका चेहरा चाट रहा था। इस बात पर वह छोटी बच्ची खिलखिलाकर हंस रही थी। वह इतनी खुश थी कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अरे, शाओवन ने गर्म बर्तन मेज पर रखे और मुस्कुराते हुए बोली, तुम दोनों इतनी जल्दी इतने अच्छे दोस्त बन गए। त्यान त्यान ने उनकी आवाज सुनी और अपना सिर घुमाया। उसने अपनी गोद में बैठे पिल्ले की ओर इशारा किया और बड़े लाड से बोली, फोमिंग पेस्ट। शाओवन थोड़ा उलझ गईं। उन्होंने यू हिंग की तरफ देखा मानो पूछ रही हूं कि इसका क्या मतलब है। यू हिंग ने हार मान लेने वाले अंदाज में मुस्कुराते हुए समझाया, दरअसल मैंने इस कुत्ते का नाम फैट टाइगर रखा था। फैट टाइगर या फोमिंग पेस्ट। शाओवन अचानक हंस पड़ी। मुझे तो लगता है कि फोमिंग पेस्ट सुनने में ज्यादा प्यारा लग रहा है। उनके गांव में तो लोग अक्सर कुत्तों के नाम अहुआंग या दाहुआंग जैसे साधारण रखते थे। त्यान त्यान ने जोर शोर से अपना सिर हिलाया और पिल्ले के सिर को गले लगाते हुए फिर से दोहराया, फोमिंग पेस्ट। अब यू हिंग को भी कोई ऐतराज नहीं था। उसने भी कह दिया, ठीक है, फोमिंग पेस्ट ही सही। और इस तरह उस छोटे से देशी पिल्ले को अपना नाम मिल गया। शायद यह उसके आत्मसम्मान के लिए थोड़ी शर्म की बात थी, पर उस समय तो वह बिल्कुल अनजान था और बस अपनी छोटी मालकिन का चेहरा चाटने में जुटा था। शाओवन को थोड़ी चिंता हुई। उन्होंने पूछा, क्या ये भूखा होगा? मैं इसके लिए थोड़ी दलिया बना देती हूँ। यू हिंग ने बताया कि अब इसे दूध की जरूरत नहीं है और उसने पेट शॉप से लाया हुआ डॉग फूड निकाल दिया। उसने कहा कि इसे गर्म पानी में भिगोकर एक कटोरा दे दीजिए। शाओवन रसोई में गईं और थोड़ी देर बाद गर्म पानी में भीगा हुआ डॉग फूड लेकर आईं। जैसे ही उन्होंने कटोरा पिल्ले के सामने रखा, नन्हे फोमिंग पेस्ट ने उसकी महक सूंघी और बड़े चाव से उस पर टूट पड़ा। त्यान त्यान ने अपनी आंखें झपकाईं और उस पिल्ले को कटोरे में मुंह डुबाकर खाते हुए बड़े ध्यान से देखने लगी। वह नन्ही बच्ची अपनी गर्दन खींच खींच कर उसे देख रही थी और देखते देखते अनजाने में उसके अपने मुंह में भी पानी आ गया। उसने अपना अंगूठा मुंह में दबा लिया और उसकी नन्ही आंखों में एक अजीब सा लालच चमकने लगा। यू हिंग थोड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा, शाओवन दीदी, क्या त्यान त्यान ने अभी तक खाना नहीं खाया? शाओवन ने किचन से झांकते हुए कहा, अरे नहीं, इसने तो अभी एक बड़ा कटोरा भरकर पौष्टिक दलिया खाया है। यू हिंग ने बच्ची का सिर सहलाया और हंसते हुए बोला, पेट भरा होने के बाद भी तुम इतनी लालची कैसे हो सकती हो? त्यान त्यान ने मुंह फुलाकर कहा, पापा। वह थोड़ी नाराज सी लग रही थी। तभी आंगन का दरवाजा खुला और लियांग कुन बड़े उत्साह के साथ अंदर आया। यू हिंग ने उसे भी खाने के लिए बुलाया और लियांग कुन बिना किसी हिचकिचाहट के तैयार हो गया। अचानक लियांग कुन की नजर उस पिल्ले पर पड़ी और वह उछल पड़ा, अरे, ये पिल्ला कहाँ से आ गया? नन्हे फोमिंग पेस्ट ने जैसे ही लियांग कुन को देखा, उसने अपना मुंह कटोरे से उठाया और उसे डराने के लिए गुर्राने लगा। लियांग कुन को मजा आया। उसने भी अपनी आंखें तरेरी और डरावना मुंह बनाकर पिल्ले को डरा दिया। पिल्ला एकदम सहम गया और दुम दबाकर त्यान त्यान के पीछे छिप गया। त्यान त्यान को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने लियांग कुन की तरफ उंगली उठाए और गंभीर होकर बोली, बुरा आदमी। लियांग कुन को लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसे लगा कि उसे इंसाफ की अदालत ने दोषी करार दे दिया है। वह लगभग रोने वाली आवाज में बोला, नन्ही त्यान त्यान, मैं तुम्हारा अंकल लियांग हूँ। पर बच्ची ने फिर से वही बात दोहराई, बुरा आदमी। बेचारा लियांग कुन तो वहीं ढेर हो गया। शुक्र है कि शाओवन ने सबको खाने पर बुला लिया और माहौल थोड़ा हल्का हुआ। खाने के दौरान लियांग कुन ने अपने बैग से एक छोटी सी बुकलेट निकाली और यू हिंग को थमा दी। ये ताइजियांग सिटी वानिकी ब्यूरो द्वारा जारी किया गया एक असली हंटिंग लाइसेंस था। यू हिंग ये देखकर हैरान रह गया कि लियांग कुन ने ये कानूनी दस्तावेज कैसे हासिल कर लिया। लियांग कुन ने मुस्कुराते हुए बताया कि उसके दोस्त की पहचान की वजह से यह मुमकिन हो पाया ताकि कल जब वे पहाड़ों में जाएं तो कोई कानूनी अड़चन न आए। लियांग कुन ने इस छोटे से लाइसेंस के लिए काफी पैसे और मेहनत खर्च की थी, पर वह यू हिंग के लिए कुछ भी करने को तैयार था। यू हिंग ने उसकी मेहनत की तारीफ की और उसे धन्यवाद दिया। उसे पता था कि कल का शिकार कोई साधारण जानवर नहीं होने वाला है। म्यूटेंट जीवों और संरक्षित जानवरों के बीच एक बुनियादी अंतर होता है। हालांकि सभी म्यूटेंट जीव जंगली जानवरों, कीड़ों और पौधों से ही विकसित हुए हैं, लेकिन एक बार म्यूटेट होने के बाद उनमें विशेष क्षमताएं आ जाती हैं। इनमें से कई जीव इंसानों के लिए बड़ा खतरा बन जाते हैं और वे खुद आगे बढ़कर हमला करते हैं। ओरिजिन के पहले 10 सालों में इन जीवों ने इंसानों को बहुत नुकसान पहुंचाया था। भविष्य में एक समय ऐसा भी आया जब एलियन हंटर्स का दौर चला और इन म्यूटेंट जीवों का इतना शिकार हुआ कि वे लगभग विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए। तब जाकर उन्हें फिर से संरक्षण की श्रेणी में रखा गया। लेकिन अभी ओरिजिन दशक का ये पहला साल था और म्यूटेंट जीव अभी प्रकट होना शुरू ही हुए थे। उन्होंने इंसानों के लिए खतरा पैदा करने के संकेत दे दिए थे।
यू हिंग द्वारा पहले मारा गया ईगल आउल उल्लू इसका सबसे अच्छा उदाहरण था। ऐसे खतरनाक जीवों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत बचाना एक मजाक जैसा होता। यू हिंग कोई लकीर का फकीर इंसान नहीं था, उसने पहले इंसानों को मारा है, तो इन जीवों की क्या बिसात। अगली सुबह यू हिंग और लियांग कुन एक साथ माउंट गुवान यून के लिए निकल पड़े। लियांग कुन अपने साथ शिकार के औजार, धनुष और शिकार वाला चाकू लेकर आया था। उसने एक दोस्त से ऑफ रोड जीप भी उधार ली थी, जो पहाड़ों के रास्तों और सामान रखने के लिए बेहतरीन थी। शहर से 20 किलोमीटर दूर पहुंचकर उन्होंने गाड़ी पार्क की और पैदल ही घने जंगलों की ओर बढ़ गए। यू हिंग ने पिछले शिकार के दौरान सैटेलाइट कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लिए थे, इसलिए रास्ता साफ था। बस घने जंगल और झाड़ियों की वजह से उनकी रफ्तार धीमी थी। दोपहर तक वे एक छोटी घाटी में पहुंच गए। लियांग कुन पसीने से तरबतर था, लेकिन उसका जोश कम नहीं हुआ था। उसने आत्मविश्वास से कहा, क्या हम इसी इलाके में हैं? मैं पहले भी दोस्तों के साथ शिकार पर आया हूँ, मैं जानवरों के पदचिह्नों को पहचानकर उन्हें ढूंढ सकता हूँ। जैसे ही हमें रास्ता मिलेगा, फिर उसे लगा कि अब उसकी काबिलियत दिखाने का वक्त आ गया है। लेकिन तभी यू हिंग ने चुपचाप अपने बैग से एक ड्रोन निकाला। तुम आराम करो, मैं तलाशी लेता हूँ। यू हिंग ने मन ही मन सोचा, लियांग कुन, जमाना बदल गया है। पुराने अनुभव बेकार नहीं थे, लेकिन अब उनसे बेहतर विकल्प मौजूद थे। यू हिंग ने ड्रोन उड़ाया। यह एक साधारण ड्रोन था जिसे उसने खुद मॉडिफाई किया था। इसकी बैटरी अब कहीं ज़्यादा चलती थी और इसमें एक इंफ्रारेड थर्मल इमेजर लगा था। म्यूटेंट जानवरों के शरीर का तापमान सामान्य जानवरों से ज़्यादा होता है। उनकी जीवन शक्ति और रक्त का प्रवाह इतना तेज होता है कि इंफ्रारेड इमेजरी में उन्हें साफ पहचाना जा सकता है, खासकर घने जंगलों में। करीब 20 मिनट की तलाश के बाद उसे कामयाबी मिली। थर्मल इमेजर की स्क्रीन पर एक जंगल के भीतर कुछ लाल धब्बे साफ चमक रहे थे और वे एक से ज़्यादा थे। मिल गए। यू हिंग ने ड्रोन को उसी जगह मंडराने के लिए छोड़ दिया और लियांग कुन से कहा, अपना सामान उठाओ, चलो। क्या मिल गया? लियांग कुन ने उत्साहित होकर पूछा। जंगली सुअर, 2 बड़े और उनके साथ छोटे सुअरों का पूरा झुंड है। लियांग कुन खुश हो गया। जंगली सुअरों का शिकार करना कानूनन भी आसान था, क्योंकि हाल के सालों में उनकी आबादी बहुत बढ़ गई थी और वे फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। लेकिन लियांग कुन ये भी जानता था कि जंगली सुअर कोई आसान शिकार नहीं होते। वे बेहद ताकतवर और आक्रामक होते हैं। यू हिंग ने अपने तरकश से 5 खास तौर पर तैयार किए गए तीर निकाले और उसे दिए। तीरों के नुकीले सिरों को देखकर लियांग कुन के गले से एक ठंडी आह निकली। वे तीर किसी काल से कम नहीं लग रहे थे। जब वे निशाने के करीब पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि सुअर आलस में गिरे हुए पत्तों पर लेटे हुए थे। छोटे सुअर आपस में खेल रहे थे। बड़े सुअरों को देखकर लियांग कुन एक बार फिर दंग रह गया। वे अपने सामान्य आकार से कहीं ज्यादा बड़े और डरावने थे। उनकी खाल पर कीचड़ की इतनी मोटी और सख्त परत जमी थी, मानो उन्होंने कोई कवच पहन रखा हो। लियांग कुन का आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा गया। क्या ये तीर उस मोटी खाल को भेद पाएंगे? बिना किसी हिचकिचाहट के यू हिंग ने तीर कमान पर चढ़ाया और अपना 65 पाउंड का रिकव बोग धनुष खींच लिया। उसने सबसे बड़े सुअर पर निशाना साधा। दोनों के बीच की दूरी करीब 50 मीटर थी। जंगल के बीच इतनी दूरी से सटीक निशाना लगाना लगभग असंभव था, लेकिन यू हिंग का हाथ पत्थर की तरह स्थिर था। उसने अपनी माइंड्स आई मानसिक दृष्टि मोड में प्रवेश किया और सीधे निशाने पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। माइंड्स आई मन की दृष्टि कोई अलौकिक शक्ति नहीं थी, यह एक हुनर था। निशाना साधने और शिकार को लॉक करने के इस विशेष हुनर को अंतर्ज्ञान दृष्टि इंट्यूशन गेज भी कहा जाता है। जब एक शिकारी इस अवस्था में पहुंचता है, तो बाहरी दुनिया का शोर और हलचल उसके लिए कम हो जाती है, जिससे उसके वार की स्थिरता और सटीकता कई गुना बढ़ जाती है। यहाँ तक कि वह शिकार की सबसे कमजोर रग को भी देख सकता है। दिलचस्प बात यह है कि केवल महामानव ही नहीं, बल्कि जन्मजात प्रतिभा रखने वाले साधारण लोग भी विशेष प्रशिक्षण के बाद इस अवस्था को जागृत कर सकते हैं। एक पूर्व मास्टर मैकेनिक और वॉर गॉड मैकेनिक सूट के पायलट के रूप में, भले ही यू हिंग का पुनर्जन्म एक नए और कमजोर शरीर में हुआ था, लेकिन कई हुनर आज भी उसकी आत्मा में रचे बसे थे। एक बार सक्रिय होने के बाद ये हुनर भयानक शक्ति पैदा कर सकता था। महज 3 सेकंड में यू हिंग ने शिकार को पूरी तरह लॉक कर लिया। उसके अंतर्मन ने बताया कि धनुष पर चढ़ा तीर और शिकार की दिशा अब एक सीधी रेखा में है। यू हिंग की सांसें थम गईं। तीर की पूंछ को थामे उसकी उंगलियां अचानक ढीली हुईं। धपाक! 65 पाउंड के रिकव धनुष की संचित शक्ति ने तीर को आगे की ओर धकेला। कार्बन एल्यूमिनियम से बना ये कीमती तीर काली बिजली की तरह कौंधा और पलक झपकते ही दर्जनों मीटर की दूरी तय कर गया। ये सीधा जंगली सुअर की बाईं आंख की ओर बढ़ा। पुच! स्टील डायमंड नाम का वह 3 कोनों वाला धातु का तीर सुअर की मुट्ठी के आकार की आंख को चीरता हुआ उसके दिमाग में जा धंसा। ठीक उसी पल तीर के भीतर का तंत्र सक्रिय हुआ और उसके 3 मिश्र धातु के ब्लेड अलग अलग दिशाओं में फैल गए, जिससे सुअर के सिर के भीतर तबाही मच गई।
घोड़। उस विशाल म्यूटेंट सुअर ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि लेटे लेटे ही उसका काल आ जाएगा। उसे बस एक दर्दनाक चीख निकालने का मौका मिला। वह जमीन से 1 मीटर ऊपर उछला और फिर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उसका शरीर कुछ बार तड़पा और फिर उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। 50 मीटर दूर यू हिंग ने फुर्ती से दूसरा तीर धनुष पर चढ़ाया। असल में इस म्यूटेंट सुअर की ताकत और बचाव करने की क्षमता पहले वाले उल्लू से कहीं ज्यादा थी, लेकिन अगर वार सीधे मन पर हो तो मौत उतनी ही भयानक होती है। इस बार यू हिंग पूरी तैयारी के साथ आया था। पिछली बार तीर लगने के बाद भी शिकार भागने में सफल रहा था, जिससे उसने सबक लिया था। उसने स्टील डेमन के डिजाइन में सुधार किया था ताकि वह और भी घातक हो सके। साथ ही तीर चलाने से 1 सेकंड पहले उसने उसमें अपनी मैकेनिकल ऊर्जा भर दी थी ताकि वार की मारक क्षमता बढ़ जाए। असर साफ दिखा, पर अब दूसरा मौका नहीं था। पहले सुअर की मौत ने उसकी मादा और साथ में खेल रहे बच्चों को चौकन्ना कर दिया था। छोटे बच्चे तो झाड़ियों में छिप गए, लेकिन मादा म्यूटेंट सुअर की आंखें खून की तरह लाल हो गईं और उसके जबड़ों से कातिलाना लार टपकने लगी। वह बेहद गुस्से में थी। सनसनाता हुआ दूसरा तीर चला। यू हिंग ने फिर से आंखों का ही निशाना लिया था, पर इस बार सुअर ने एन वक्त पर अपना सिर झुका लिया और तीर उसकी गर्दन पर जा लगा। कीचड़ की सख्त परत और मोटी खाल ने तीर की गति को रोक दिया, जिससे वह केवल 6-7 सेंटीमीटर गहरा ही जा पाया। जख्म गहरा था, पर वह सुअर की लड़ने की क्षमता को खत्म नहीं कर पाया। उल्टा इससे जानवर की दरिंदगी और बढ़ गई। मादा म्यूटेंट सुअर दहाड़ी। उसने अपने साथी के कातिल को देख लिया था। एक भारी टैंक की तरह वह पेड़ों को चीरती हुई यू हिंग की ओर बढ़ी। पूरा जंगल कांप रहा था। लियांग कुन ने भी अपना तीर चलाया। उसका साहस काबिले तारीफ था। कोई साधारण इंसान होता तो सुअर के उन नुकीले दांतों और खूंखार रूप को देखकर ही बेहोश हो जाता, पर अपनी बढ़ी हुई शक्ति की वजह से लियांग कुन डटा रहा। उसका तीर भी सुअर को लगा, पर वह उसकी मोटी खाल को भेद नहीं पाया। कुछ ही पलों में सुअर उन दोनों से 20 मीटर से भी कम दूरी पर था। पीछे हटो, यू हिंग चिल्लाया और उसने धनुष फेंक दिया। अफसोस कि उसके पास स्नाइपर राइफल नहीं थी, वरना वह एक झटके में खेल खत्म कर देता। उसने अपनी मचेत बड़ा चाकू निकाल ली। लियांग कुन तुरंत पीछे हट गया ताकि यू हिंग को जगह मिल सके। उसे पता था कि अगर वह मदद नहीं कर सकता तो उसे बाधा भी नहीं बनना चाहिए। मादा सुअर ने अपनी पूरी ताकत के साथ यू हिंग पर हमला किया। अगर वह वार लग जाता तो किसी भालू की भी मौत निश्चित थी, पर यू हिंग ने एन वक्त पर फुर्ती दिखाई और सुअर के हमले को चकमा दे दिया। जैसे ही वह किनारे हटा, उसने अपनी मचेत हवा में लहराए और सुअर का आधा कान काट दिया। धम! सुअर बेकाबू होकर एक विशाल पेड़ से जा टकराई, जिससे अनगिनत पत्ते झड़ने लगे। यू हिंग ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। जैसे ही सुअर टकराकर थोड़ा सुस्त पड़ा, यू हिंग ने पूरी ताकत के साथ अपनी मचेत सुअर के पिछले हिस्से गुदा में घोंप दी। आउनू! सुअर की वह दर्दनाक चीख 3 मील दूर तक सुनाई दी होगी। लियांग कुन ने जैसे ही यह नज़ारा देखा, उसे खुद भी एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। यू हिंग ने मचेत छोड़ दी और पीछे की ओर छलांग लगाई। बुरी तरह घायल सुअर ने आखिरी बार पलटकर हमला करने की कोशिश की, पर यू हिंग तब तक एक पेड़ पर चढ़ चुका था। सुअर पागलपन में उस पेड़ से जा टकराया। उसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि आधा मीटर चौड़ा पेड़ कड़कड़ा कर टूट गया। पर जब तक पेड़ गिरा, यू हिंग दूसरे पेड़ पर जा चुका था। सुअर की आखिरी ताकत भी जवाब दे गई। जख्म बहुत गहरे थे और पेट से खून लगातार बह रहा था। म्यूटेंट होने की वजह से वह अब तक टिकी थी, पर म्यूटेंट शरीर का मतलब अमर होना नहीं होता। वह लड़खड़ाई और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। यू हिंग पेड़ से नीचे कूद गया। उसने फौरन जाकर अपने शिकार को नहीं देखा, बल्कि सबसे पहले अपना धनुष उठाया और तरकश से एक तीर निकाला। यह मर गया ना। लियांग कुन पास आया और कुछ ही कदमों की दूरी पर पड़े उस विशाल सुअर को देखने लगा। अभी जो कुछ भी हुआ था, उसे याद करके लियांग कुन के मन में अब भी एक अजीब सी सिहरन और डर था। पर लियांग कुन उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब सुअर हिल भी नहीं रहा, तो यू हिंग फिर से तीर कमान क्यों तान रहा है। कोई दिक्कत है क्या? लियांग कुन के सवाल के जवाब में यू हिंग ने बड़े ही गहरे लहजे में कहा, हमेशा याद रखना, जो तुम देखते हो वह सच हो, यह जरूरी नहीं है। उसकी बात खत्म होते ही तीर सनसनाता हुआ छूटा और सीधा जमीन पर पड़े सुअर की दाईं आंख में जा धंसा। पुछ! जैसे ही तीर उसके मर्म को चीरता हुआ अंदर गया, वह सुअर जो अभी मरा हुआ लग रहा था, अचानक बुरी तरह उछला। वह कुछ पल तड़पा और फिर हमेशा के लिए शांत हो गया। अरे बाप रे! लियांग कुन की तो आंखें फटी की फटी रह गई। ये हरामजादा मरने का नाटक कर रहा था। यू हिंग बस मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। बहुत से म्यूटेंट जीव मरने का ढोंग करने में माहिर होते हैं। जैसे ही शिकारी थोड़ा लापरवाह होता है, वे अचानक अपना आखिरी और जानलेवा हमला कर देते हैं। ये तजुर्बा हजारों शिकारियों ने अपनी जान देकर हासिल किया था। लियांग कुन अचानक चौंक कर बोला, अरे वह क्या है? मरे हुए सुअर के शरीर से एक गहरे पीले रंग का रोशनी का गोला निकला और जमीन से 1 मीटर ऊपर हवा में तैरने लगा। कभी गेम खेला है?
यू हिंग ने कहा, मॉन्स्टर्स को मारो और सामान हासिल करो। लियांग कुन सन रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यू हिंग मजाक कर रहा है या गंभीर है। अगर यह सच है तो क्या वे दोनों किसी वर्चुअल रियलिटी गेम का हिस्सा हैं? क्या ये पूरी दुनिया बस एक सुपर कंप्यूटर का डेटा है? क्या सोच रहे हो? यू हिंग ने लियांग कुन के कंधे पर हाथ रखा और उसे सोच की गहराई से बाहर निकाला। काम पर लग जाओ। ये दोनों सुअर कम से कम 600-700 किलो के थे। यू हिंग और लियांग कुन दोनों ही अब आम इंसान नहीं थे, फिर भी इन दोनों दिग्गजों को वापस ले जाना एक बड़ी चुनौती थी। यू हिंग ने कुछ पल सोचा और कहा, हमें इसका सिर और खाल नहीं चाहिए। बस मांस काटते हैं और लेकर चलते हैं। उनका मुख्य मकसद मांस था, जो सुपरह्यूमन्स की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर सके। मांस काटने से पहले यू हिंग ने उस पीले रोशनी के गोले म्यूटेंट सीड को एक डिब्बे में सुरक्षित रख लिया। पहली पीढ़ी के म्यूटेंट जीवों में ऐसी चीजें मिलने की संभावना काफी ज्यादा होती है। हालांकि उसे इस बार कोई जैनोजेनिक अंग नहीं मिला, फिर भी यह एक बड़ी उपलब्धि थी। यू हिंग इसका इस्तेमाल अपने लिए नहीं, बल्कि जर्ग क्वीन के साथ जानकारी का सौदा करने के लिए करना चाहता था। दोनों ने मिलकर सुअरों को काटना शुरू किया। कोई भी कसाई नहीं था और म्यूटेंट सुअर की खाल इतनी सख्त थी कि उसे छीलने में पसीने छूट गए। उनके कपड़े और शरीर खून और गंदगी से लथपथ हो गए थे। लियांग कुन सारा काम खुद करना चाहता था क्योंकि लड़ाई में वह कुछ खास नहीं कर पाया था, पर यू हिंग ने उसे अकेले नहीं छोड़ा। वह चाहता था कि लियांग कुन इस अनुभव से सीखे ताकि भविष्य में वह खुद शिकार कर सके। काटे हुए मांस को बोरियों में भरा गया। लियांग कुन ने लंबी सांस लेते हुए कहा, क्या अब हमें मांस की कमी कभी नहीं खलेगी? यू हिंग हंसा और बोला, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। सुपरह्यूमन्स को अपनी साधना के लिए बहुत ऊर्जा चाहिए होती है। साधारण खाने से वह ऊर्जा नहीं मिलती। जैसे जैसे तुम्हारी ताकत बढ़ेगी, शरीर की मांग भी बढ़ती जाएगी। ऐसे में इन म्यूटेंट जीवों का मांस ही सबसे अच्छा विकल्प है। तभी झाड़ियों से कुछ छोटे जंगली सुअर निकल आए। उन्होंने हमला नहीं किया, बल्कि अपने माता पिता के फेंके हुए सिरों के पास आकर खड़े हो गए। वे करीब 7 बच्चे थे। उन्हें शायद एहसास हो गया था कि अब उनके माता पिता नहीं रहे। वे वहां से जाना नहीं चाह रहे थे और दिखने में बहुत मासूम लग रहे थे। लियांग कुन ने यू हिंग की तरफ देखा, मानो पूछ रहा हो कि क्या इनका भी काम तमाम कर दूं। यू हिंग ने मना कर दिया। ये अभी बच्चे थे। उसने एक बच्चे को पकड़ा और उसके कान में एक छोटी सी सैटेलाइट चिप लगा दी ताकि भविष्य में उन्हें ट्रैक किया जा सके। वह बच्चा डरकर भाग गया। आखिरकार यू हिंग और लियांग कुन ने 3 चक्कर लगाकर सारा मांस अपनी ऑफ-रोड गाड़ी तक पहुंचाया। इसमें सुअर का दिल, गुर्दा और कलेजी भी शामिल थे, जो बेहद पौष्टिक होते हैं। लियांग कुन ने यादगारी के तौर पर सुअर के नुकीले दांत फैंग्स अपने पास रख लिए। भले ही लियांग कुन ने इस शिकार में बहुत ज्यादा योगदान नहीं दिया था, लेकिन उसे पता था कि यह एक नई और महान शुरुआत है। तुम लोग कब तक आ रहे हो? यू हिंग के घर के छोटे से डाइनिंग रूम में सू शाओवन सब्जियां साफ करते हुए फोन पर बात कर रही थी। अच्छा, तुम लोग रास्ते में ही हो। ठीक है, तो मैं चावल चढ़ा देती हूँ। और हाँ, वो बड़ा फ्रीजर आ गया है, मैंने उसे अभी चालू किया है। ठीक है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फोन रखने के बाद उन्होंने फुर्ती से चावल धोए और कुकर चढ़ा दिया। उनके ठीक पीछे दीवार से सटा एक बिल्कुल नया बड़ा सा फ्रीजर रखा था। इसने डाइनिंग रूम का काफी हिस्सा घेर लिया था। शुक्र था कि कमरा बैठक लिविंग रूम से जुड़ा हुआ था, वरना इतने बड़े उपकरण को जगह देना मुश्किल हो जाता। शाओवन थोड़ी हैरान थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यू हिंग ने अचानक इतना बड़ा फ्रीजर क्यों मंगाया है। क्या मांस सस्ता हो गया है जो वह इतना सारा स्टॉक करना चाहते हैं? ये सोचकर वह खुद ही मुस्कुरा दी। यू हिंग के पास पैसों की तो कोई कमी नहीं थी। उन्होंने चावल पकने का बटन दबाया और आदत के अनुसार लिविंग रूम की तरफ झांका। त्यान त्यान अपनी चटाई पर बैठी अपने नए दोस्त नन्हे पिल्ले के साथ खेल रही थी। अब घर का आधा हिस्सा उस छोटी बच्ची का खेल का मैदान बन चुका था, जहां खिलौनों का ढेर लगा था। फोमिंग पेस्ट, भान, त्यान त्यान ने चिल्लाकर रबर की गेंद आगे फेंकी। पिल्ला अपने नन्हे पैरों से दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसका मुंह छोटा था, इसलिए वह गेंद पकड़ तो नहीं पाया, पर उसने अपने सिर से गेंद को वापस बच्ची की तरफ धकेल दिया। दोनों नन्हे जीव इस खेल में इतने मगन थे कि उन्हें समय का पता ही नहीं चल रहा था। शाओवन ये देखकर सुकून महसूस कर रही थी। त्यान त्यान इतनी प्यारी और शांत बच्ची थी कि उसे संभालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। कभी कभी शाओवन को लगता कि यू हिंग उन्हें जो भारी तनख्वाह दे रहे हैं, उसके बदले वह बहुत कम काम कर रही हैं। इसीलिए वह अपनी कुकिंग को और बेहतर बनाने के लिए जी जान लगा देती थी। जल्द ही किचन से खाना पकने की खुशबू और आवाजें आने लगीं। पापा, शाओवन ने जैसे ही पहली सब्जी तैयार की, बाहर से बच्ची की चहकने वाली आवाज आई और साथ में पिल्ले का स्वागत भान। उन्होंने किचन से बाहर झांका और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे, तुम इतना सारा मांस कहां से खरीद लाए? यू हिंग और लियांग कुन घर के अंदर आए और दोनों के कंधों पर मांस के बड़े बड़े टुकड़े हिस्से थे। मांस एकदम ताज़ा दिख रहा था।
सुबह जब ये दोनों निकले थे तो उन्होंने शाओवन को कुछ नहीं बताया था। तो क्या ये गांव से ताज़ा कटा हुआ देसी मांस लेकर आए थे? लियांग कुन ने हंसते हुए बताया, शाओवन, ये साधारण मांस नहीं है, ये जंगली सुअर का मांस है। जंगली सुअर? शाओवन घबरा गईं। तुम शिकार करने गए थे? क्या ये गैरकानूनी नहीं है? लियांग कुन ने मुस्कुराकर सफाई दी, मैंने हंटिंग लाइसेंस बनवा लिया है। ये पूरी तरह कानूनी है, फिक्र मत करो। शाओवन को यकीन नहीं हो रहा था, पर लियांग कुन ने वादा किया कि वह बाद में उन्हें लाइसेंस दिखा देगा। फिलहाल उनका ध्यान उस मांस को ठिकाने लगाने पर था। 2 बड़े टुकड़ों ने उस नए फ्रीजर का आधा हिस्सा भर दिया। फिर भी काफी मांस बच गया था जिसे पुराने फ्रिज में भी जगह नहीं मिल रही थी। ये तो बहुत ज्यादा है, शाओवन ने चिंता जताई। क्यों न मैं थोड़े मांस का ब्रेज़्ड मीट, मसालेदार पका हुआ मांस बना लूं। बाहर मौसम अभी इतना ठंडा नहीं है कि इसे खुला छोड़ा जा सके। यूहेंग तैयार हो गया। ठीक है, और कुन भाई, तुम बाहर यार्ड में बारबेक्यू ग्रिल लगाओ। आज रात हम बारबेक्यू खाएंगे। लियांग कुन ने फौरन ग्रिल तैयार की। उसने कोयला जलाया और सुअर के मांस के मोटे टुकड़ों को आग पर रखा। जैसे ही आंच उस ताज़ा मांस से मिली, पूरे माहौल में एक ऐसी खुशबू फैल गई कि मुंह में पानी आ जाए। भान, नन्हा पिल्ला, फोमिंग पेस्ट, त्यान त्यान के साथ खेलना छोड़कर लिविंग रूम के दरवाजे की तरफ भागा। वह उस खुशबू की ओर ललचाई नजरों से देख रहा था और अपनी पूंछ बड़ी तेजी से हिला रहा था। फोमिंग पेस्ट? त्यान त्यान को अपने दोस्त का ये विश्वासघात पसंद नहीं आया और उसका चेहरा उतर गया। पिल्ला रुका, उसने पीछे मुड़कर उस नाराज बच्ची को देखा। वह सोच में पड़ गया कि वापस जाकर उसे प्यार करे या उस खुशबू के पीछे जाए। पर खुशबू बहुत जबरदस्त थी। वह खुद को रोक नहीं पाया और आगे बढ़ा। तभी वह हवा में उड़ गया। जी हाँ, वह सचमुच हवा में तैरने लगा। कोई अदृश्य शक्ति उसे जमीन से आधा मीटर ऊपर उठा चुकी थी। पिल्ला घबरा गया और हवा में ही हाथ पांव मारने लगा, पर सब बेकार था। फिर वह अदृश्य शक्ति उसे खींचकर वापस छोटी बच्ची के पास ले आई। त्यान त्यान ने उसे बाहों में भर लिया। बुरा बच्चा, उसने लाड़ से कहा। पिल्ला डर के मारे बच्ची का चेहरा चाटने लगा ताकि वह उसे छोड़ दे। त्यान त्यान खिलखिला उठी और उसे माफ करके फिर से खेलने लगी। आंगन में मांस भून रहे यूहेंग ने अचानक मुड़कर लिविंग रूम की तरफ देखा। उसे कुछ पल के लिए एक अजीब सी ऊर्जा, सुपरनैचुरल फ्लक्चुएशंस महसूस हुई थी। पर वहां सब कुछ सामान्य था। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे लगा कि यह शायद उस जर्ग क्वीन की कोई शरारत होगी। जब तक त्यान त्यान सुरक्षित थी, उसे कोई चिंता नहीं थी। यूहेंग ने पके हुए मांस पर जीरा और मिर्च पाउडर छिड़का और एक बड़ा निवाला लिया। बाहर से कुरकुरा और अंदर से नर्म व रसीला, उसका स्वाद अद्भुत था। साधारण जंगली सुअर का मांस सख्त होता है, पर यह म्यूटेंट मांस मीठा और रेशमी था। यूहेंग को महसूस हुआ कि उसके शरीर की एक एक कोशिका उस ऊर्जा से तृप्त हो रही है। यह मांस सिर्फ खाना नहीं, उसकी ताकत बढ़ाने का ईंधन था। स्वाद में तो ये लाजवाब है, लेकिन इसे बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। म्यूटेंट जंगली सुअर के मांस के लिए ये बात एकदम सटीक थी। यूहेंग ने अंदाजा लगाया कि वह एक बार में ज्यादा से ज्यादा 1 किलो मांस ही पचा सकता है। उससे ज्यादा खाना सेहत के लिए उतना ही बुरा होता जितना कि भूखा रहना। आखिर इस मांस में जीवन ऊर्जा, लाइफ एनर्जी कूट कूट कर भरी थी। लियांग कुन की सुपर पावर जाग चुकी थी, इसलिए उसकी क्षमता भी यूहेंग के बराबर ही थी। लेकिन सू शाओवन के लिए, जिन्होंने इतनी मेहनत से ब्रेज़्ड मीट तैयार किया था, यूहेंग ने लियांग कुन से कहकर केवल आधा किलो पतली स्लाइस अलग करवाई। ये कंजूसी नहीं थी, सच तो ये था कि एक साधारण इंसान का पाचन तंत्र किसी म्यूटेंट जीव की ऊर्जा को सुपरह्यूमन्स की तरह नहीं झेल सकता। यूहेंग उसे धीरे धीरे इस उच्च ऊर्जा वाले भोजन का आदी बनाना चाहता था, ताकि उसकी शारीरिक बनावट में सुधार हो सके। वैसे तो लंबे समय तक ऐसा मांस खाने से किसी आम इंसान के खुद ब खुद सुपरह्यूमन बनने की संभावना बहुत कम होती है, बिल्कुल वैसी ही जैसे किसी की लॉटरी लग जाए। पर यूहेंग बस अपनी वफादार कर्मचारी को एक इनाम के तौर पर यह पोषण देना चाहता था। भान, यूहेंग ने अपना हिस्सा खत्म ही किया था कि नन्हा फोमिंग पेस्ट उछलकर उसके पैरों के पास आ बैठा और ललचाई नजरों से ऊपर देखने लगा। यूहेंग मुस्कुराया, क्या तुम्हें भी खाना है? फोमिंग पेस्ट? त्यान त्यान दौड़कर आए और यूहेंग की जान से चिपक गई। पापा, मुझे भी मांस चाहिए। यूहेंग थोड़ा हैरान हुआ। उसने बच्ची का सिर सहलाया और चाकू से भुने हुए मांस का एक छोटा सा टुकड़ा काटकर बेसब्री से इंतजार कर रहे पिल्ले की ओर बढ़ा दिया। पिल्ले ने आव देखा न ताव, सीधा यूहेंग की उंगली तक को लगभग चबा लिया। उसने बिना चबाए उसे निगल लिया और फिर ऐसी शक्ल बनाई मानो कह रहा हो, मालिक, थोड़ा और दया करो। क्या तुम मरना चाहते हो? यूहेंग ने उसकी खोपड़ी पर हल्के से उंगली मारी। ये पिल्ला तो बिल्कुल अपनी जान की परवाह किए बिना खाने का शौकीन निकला। यूहेंग ने पिल्ले को नजरअंदाज किया और अपनी बेटी को गोद में उठाकर चूम लिया। त्यान त्यान खिलखिला उठी। तभी उसे याद आया कि बच्ची के चेहरे पर तो अभी उस पिल्ले की लार लगी थी।
उसने गुस्से से पिल्ले की तरफ देखा तो वह इतना डर गया कि वहीं जमीन पर पलटकर मरा हुआ कुत्ता बनने का नाटक करने लगा। यू हिंग ने सिर हिलाया, बच्ची का चेहरा साफ किया और उसे खेलने के लिए छोड़ दिया। रात काफी हो चुकी थी। लियांग कुन और शाओवन सारा मांस ठिकाने लगाकर अपने घर चले गए थे। त्यान त्यान भी खेलते खेलते थक गई थी और अब अपने पालने में गहरी नींद सो रही थी। यू हिंग अपने बेडरूम में गया और पालने में सो रही नन्ही जान को निहारने लगा। उसने एक पल के लिए हिचकिचाहट महसूस की, फिर अपने बैग से वह जादुई म्यूटेंट सीड पीला रोशनी का गोला निकाला जिसे उसने एक कीमती जेड के डिब्बे में रखा था। जैसे ही उस म्यूटेंट सीड की मंद रोशनी त्यान त्यान के चेहरे पर पड़ी, यू हिंग के मस्तिष्क में अचानक क्वीन की आवाज गूंजी, ऊर्जा के स्रोत, तुम मुझसे किस चीज का सौदा करना चाहते हो? वह जाग चुकी थी। मैं इसके बदले मानसिक शक्ति स्नक एनर्जी की साधना की कोई तकनीक चाहता हूँ, यू हिंग ने अपने मन ही मन जवाब दिया, जो मेरी वर्तमान स्थिति के लिए एकदम सही हो। यू हिंग के पास अब शरीर, यंत्र, मैकेनिकल और मन तीनों की शक्तियां थीं। यंत्रों का ज्ञान तो उसे अपने पिछले जन्म से ही विरासत में मिला था और शारीरिक मजबूती के लिए उसके पास लीग ऑफ स्टार्स की तकनीकें थीं। लेकिन मानसिक शक्ति के मामले में वह अभी कोरा था। उसे पता था कि उसकी मानसिक शक्ति का स्तर बढ़ गया है, लेकिन उसे इस्तेमाल कैसे करना है ये वह नहीं जानता था। सौदा मंजूर है। क्वीन ने बिना देर किए मानसिक जुड़ाव के जरिए ढेर सारी जानकारी यू हिंग के दिमाग में भेज दी। जब जानकारी का प्रवाह रुका तो यू हिंग के दिमाग में एक नाम गूंज रहा था, स्पिरिट कॉम्बैट टेक्निक, आध्यात्मिक युद्ध कला। यू हिंग के लिए ये नाम बिल्कुल नया था। उसे नहीं पता था कि क्वीन ने अपनी यादों के किस कोने से इसे ढूंढ निकाला था, लेकिन जब उसने इसे पढ़ना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि यह बिल्कुल वही चीज थी जिसकी उसे जरूरत थी। इसमें सिखाया गया था कि मानसिक शक्ति को कैसे पैदा करना है, उसे कैसे शुद्ध करना है और सबसे जरूरी, उसे कैसे भौतिक रूप मटेरियलाइज देकर हकीकत में तब्दील करना है। जब यू हिंग होश में आया तो डिब्बे के अंदर का वह रोशनी का गोला गायब हो चुका था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने सामने रखे जेड के डिब्बे को एकटक देखा। उसकी आंखों की गहराइयों में सितारों जैसा प्रवाह दिखने लगा। अगले ही पल वह डिब्बा अचानक थरथराया और धीरे से हवा में उठकर बेडसाइड टेबल से कुछ सेंटीमीटर ऊपर तैरने लगा। ये केवल 4-5 सेकंड तक चला, फिर डिब्बा वापस नीचे गिर गया। यू हिंग ने राहत की सांस ली। अब उसकी मानसिक शक्ति उस स्तर पर पहुंच गई थी जहां वह हकीकत को प्रभावित कर सकती थी। उसे बस थोड़े और हुनर और समझ की जरूरत थी। देर रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा पसरा था। अध्ययन कक्ष स्टडी रूम में यू हिंग फर्श पर बिछी चटाई पर पालथी मारकर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह ध्यान की मुद्रा में था। वह फर्स्ट सेंट स्टार फैमिली मेडिटेशन का अभ्यास कर रहा था और अपनी चेतना के सागर में स्टार फैमिली यूनिवर्सल लाइट की कल्पना कर रहा था। जब से जर क्वीन ने स्टार फैमिली के साथ जुड़ने की यह विधि उसे सिखाई थी, यू हिंग हर रात लगभग 1 घंटा ध्यान और साधना में बिताता था। इस समय उसकी चेतना के भीतर वह ब्रह्मांडीय प्रकाश एक दहकते हुए सूरज की तरह चमक रहा था, जिससे अंतहीन किरणें फूट रही थीं। उस रोशनी में नहाए हुए यू हिंग को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह किसी गर्म झरने के पानी में हो। उसका पूरा शरीर और मन एक साथ शुद्ध हो रहे थे। लेकिन वह इस सुखद अनुभव में खोया नहीं रहा। इसके बजाय वह लगातार अपने मन को उस यूनिवर्सल लाइट के भीतर ले जाने और उसके साथ तालमेल रेजोनेंस बिठाने की कोशिश करता रहा। स्टार फैमिली की शक्ति को अपने शरीर में समाहित करना किसी नर्क के द्वार से गुजरने जैसा था। इसे आजमाने वाले 99% लोग अपनी जान गंवा देते थे और सफलतापूर्वक जुड़ जाने का मतलब यह नहीं था कि कोई इसकी शक्ति पर महारत हासिल कर ले। इसे बेहतर बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं था, केवल निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी थी। फर्स्ट सेंट स्टार फैमिली मेडिटेशन का रहस्य इसी तालमेल को जगाना और एक सुपरह्यूमन और स्टार फैमिली के बीच के जुड़ाव को गहरा करना था। ये ध्यान तकनीक बेहद गूढ़ और व्यापक थी, जिसमें मन, आत्मा और चेतना से जुड़े कई सिद्धांत शामिल थे, जिन्हें देखकर यू हिंग भी दंग रह गया था। टिंग लिंग लिंग टिल्ड। अचानक घंटी की तेज आवाज ने यू हिंग का ध्यान भंग कर दिया। उसने आंखें खोली और हाथ बढ़ाकर अपने फोन का अलार्म बंद कर दिया। समय पूरा हो चुका था। इस ध्यान का अभ्यास उतना ही करना चाहिए जितना आपकी शक्ति सहन कर सके, वरना यह मानसिक संतुलन के लिए खतरनाक हो सकता था। वर्तमान में यू हिंग एक लेवल 1 मैकेनिकल वारियर और लेवल 2 सायोनिक स्नक वारियर था, जिसके लिए 1 घंटा उसकी सीमा थी। उसने एक लंबी सांस छोड़ी। उसका पूरा शरीर इतना हल्का महसूस हो रहा था मानो वह उड़ने वाला हो। भले ही उसने अभी तक यूनिवर्सल लाइट के साथ पूरी तरह तालमेल नहीं बिठाया था, लेकिन उसके साथ जुड़ने की दर फ्यूजन रेट बढ़ रही थी। अगर पहले ये 0.001% थी, तो अब ये 0.1% पहुंच चुकी थी। हालांकि 0.1% बहुत कम लगता है, लेकिन ये पहले के मुकाबले 100 गुना ज्यादा था। यह उसकी कड़ी मेहनत का नतीजा था। आधी रात का समय था, लेकिन यू हिंग बिल्कुल भी थका हुआ नहीं था। ध्यान के बाद उसका मन और शरीर अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में थे।
वह इस लंबी रात को बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी नई मिली स्पिरिट कॉम्बैट टेक्निक्स आध्यात्मिक युद्ध कला का अध्ययन करना शुरू किया। फर्स्ट सेंट तकनीक जहां केवल आंतरिक जुड़ाव के लिए थी, वहीं स्पिरिट कॉम्बैट टेक्निक्स पूरी तरह से अलग थी। इसमें मानसिक शक्ति स्नक पावर के इस्तेमाल के कई तरीके थे, जैसे मानसिक शुद्धिकरण, सायोनिक कंट्रोल, मानसिक ढाल, चेतना का जाल और विचार प्रहार थॉट इम्पैक्ट। ये सायोनिक ऊर्जा के लिए एक संपूर्ण प्रवेश मार्गदर्शिका की तरह थी। यही वह चीज थी जिसकी यू हेंग को सबसे ज्यादा जरूरत थी। यूनिवर्सल लाइट के जुड़ने के बाद उसकी मानसिक शक्ति उसकी मैकेनिकल ऊर्जा से भी ज्यादा ताकतवर हो गई थी, लेकिन उसके पास उस खजाने को खोलने की चाबी नहीं थी। ये युद्ध कला वही चाबी थी। यू हेंग के शक्ति वृक्ष स्किल ट्री पर एक नई शाखा उगाई थी। उसने सबसे पहले स्पिरिट रिलीज और सायोनिक कंट्रोल की तकनीक सीखी। ये बेहद सरल था, जिसे थोड़ा सा समझते ही किया जा सकता था। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और सामने रखे फोन की ओर तर्जनी उंगली से इशारा किया। उसकी मानसिक चेतना के प्रभाव में एक अदृश्य शक्ति निकली। कुछ ही सेंटीमीटर दूर रखा वह 205 ग्राम का स्मार्टफोन चुपचाप हवा में उड़ गया। यू हेंग ने उंगली घुमाई तो फोन भी हवा में पलट गया। ये नज़ारा बिल्कुल अंतरिक्ष के शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसा था। अभी वह सिर्फ शुरुआत कर रहा था, इसलिए उसका नियंत्रण सीमित था, लेकिन फिर भी ये बहुत रोमांचक था। हवा में तैरते फोन को देखकर यू हेंग के चेहरे पर वैसी ही मुस्कान आ गई जैसी किसी किशोर लड़के के चेहरे पर नया खिलौना देखकर आती है। इस नए खिलौने में खोए यू हेंग ने यह ध्यान नहीं दिया कि अध्ययन कक्ष के बाहर एक छोटा सा कुत्ता दबे पांव बेडरूम की ओर जा रहा था, जिसका दरवाजा आधा खुला था। फोमिंग पेस्ट नन्हा पिल्ला का घर लिविंग रूम के एक कोने में था, जहां वह रोज चैन से सोता था, लेकिन आज रात वह भी बहुत जोश में था। वह सीढ़ियां चढ़ने के अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए छोटी बच्ची की खुशबू का पीछा करते हुए उसके पालने तक पहुंच गया। त्यान त्यान का पालना उसके लिए बहुत ऊंचा था, वह वहां तक नहीं कूद सकता था। वह बिस्तर के चारों ओर चक्कर काटकर हल्की हल्की आवाजें निकालने लगा। फोमिंग पेस्ट। गहरी नींद में सो रही छोटी बच्ची ने नींद में ही अपने होंठ फड़फड़ाए। ये सुनकर पिल्ला और भी उत्साहित हो गया। उसने बार बार पालने पर चढ़ने की कोशिश की, पर नाकाम रहा। लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति ने उसे ऊपर उठा लिया। अब फोमिंग पेस्ट डरा नहीं, उसे इसका अनुभव हो चुका था। उसने खुशी से अपनी पूंछ हिलाई और हवा में ही ऐसे हाथ पांव मारने लगा मानो पानी में तैर रहा हो। 10 मिनट तक ऐसे ही हवाई सैर करने के बाद वह थक गया और हाँफने लगा। फिर उसे धीरे से वापस फर्श पर उतार दिया गया। भान। पिल्ले ने पालने की ओर देखते हुए धीमी आवाज निकाली और बिस्तर के किनारे ही आंखें मूंद कर सो गया। अगर कुत्ते सपने देख सकते हैं तो आज उसका सपना बहुत खूबसूरत होने वाला था। जुआनगयुवान स्क्वायर। यू हेंग के घर से कुछ ही दूरी पर बने एक किराए के मकान में लियांग कुन सपना देख रहा था। वह बहुत ही अजीब सपना था। उसने देखा कि वह एक सुअर बन गया है, एक जंगली नर सुअर। वह बहुत छोटी उम्र में ही अपने झुंड से अलग हो गया था और जंगल में अकेला भटकता रहा। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ। एक दिन उसने आसमान में टूटते सितारों की बारिश देखी और उनमें से एक उसके पास ही आकर गिरा। उस दिन के बाद से उसे बहुत ज्यादा भूख लगने लगी। वह कितना भी खा ले, उसका पेट ही नहीं भरता था। उसकी ताकत भी बहुत बढ़ गई और वह उस पूरे जंगल का राजा बन गया। वह सब पर अपनी हुकूमत चलाता था। उसे बस सामने से हमला करना और सब कुछ कुचल देना आता था। उसने कई बड़े पेड़ों को अपनी टक्कर से तोड़ डाला। जल्द ही उसने अपनी इलाके से दूसरे सुअरों को भगा दिया और जो भी उसके सामने आया उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर एक दिन एक मादा जंगली सुअर उसके इलाके में आई। वह भी उतनी ही ताकतवर और खूंखार थी। नर सुअर को उससे पहली नजर में प्यार हो गया और वे साथ रहने लगे। जल्द ही उनके छोटे छोटे बच्चे भी हुए। लेकिन एक दिन आसमान से मुसीबत टूट पड़ी। वह सोया हुआ था कि अचानक मौत ने उस पर हमला कर दिया। आऊ टिल्डा। लियांग कुन अचानक हड़बड़ा कर उठ बैठा। वह पसीने से तरबतर था। पास ही सो रही सू शाओवन हड़बड़ा कर जागी। क्या हुआ? सब ठीक तो है? कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना था। तुम सो जाओ, मैं जरा बाथरूम जा रहा हूँ। लियांग कुन ने अपनी पत्नी को दिलासा दिया। बाथरूम में जाकर उसने ठंडे पानी से मुंह धोया। आईने में देखा तो उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। वह थोड़ा डरावना लग रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उसे ऐसा अजीब सपना क्यों आया। क्या इसलिए क्योंकि उसने सुअर का दिमाग ब्रेन खाया था? यू हेंग और उसने जो सुअर मारे थे वे बहुत बड़े थे। वे सब कुछ वापस नहीं ला सकते थे, इसलिए उन्होंने सिर और खाल फेंक दी थी। पर लियांग कुन ने खास तौर पर सुअर का भेजा ब्रेन निकाला था, क्योंकि उसे रोस्ट किया हुआ भेजा पसंद था। उसे लगा शायद इसी वजह से उसे ये सपना आया। अगर उसे पता होता कि भेजा खाने से ऐसे सपने आते हैं तो वह पक्का 2 निवाले और ज्यादा खाता। उसने अपनी मुट्ठियां भींची। आईने में उसकी बॉडी पहले से कहीं ज्यादा मस्कुलर दिख रही थी। उसे अपनी रगों में दौड़ती ताकत महसूस हो रही थी। तभी उसे अपनी चेतना की गहराइयों में एक अजीब सा चिन्ह सिंबल दिखाई दिया।
जैसे ही उसने उस पर ध्यान लगाया, ढेरों जानकारी उसके दिमाग में समा गई। उस चिन्ह का मतलब था तारानकन बर्बर हमला बाबैरक चार्ज। तारानकन तारानकन। उसे सपने वाला वह मंजर याद आया जब वह सुअर बनकर पेड़ों को टक्कर मार रहा था। वह एहसास जबरदस्त था। अगली सुबह वह बिना नाश्ता किए घर से निकल गया और अपनी जीप लेकर वापस माउंट गुवानयून पहुंचा। उसे जंगल के उस सन्नाटे में एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था। वह एक घने जंगल में रुका और सामने खड़े एक विशाल पेड़ को देखने लगा। उसने अपना बैग और जैकेट उतारी, एक लंबी सांस ली और अपनी पूरी ताकत बटोरी। हाँ, वह बिजली की रफ्तार से दौड़ा और अपनी पूरी ताकत के साथ उस पेड़ से जा टकराया। टकराते समय उसने अपने दाहिने कंधे को झुका लिया था। तारानकन धम तारानकन। वह विशाल पेड़ जोर से हिला और उसके अनगिनत पत्ते झड़ने लगे। लियांगकुन झटके से पीछे गिरा, पर उसके चेहरे पर एक संतोष था। उसके कंधे और पीठ में जलन हो रही थी, पर उसका दिमाग एकदम साफ हो गया था। उसे समझ आ गया कि वह अब कोई साधारण इंसान नहीं रहा। वापस लौटते समय उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने शाओवन से कहा, मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। मैं अब उस कियान पैलेस में रईसजादों की गुलामी नहीं कर सकता। शाओवन ने मुस्कुराते हुए उसका साथ दिया। ठीक है, तुम आराम करो। उसने ये भी नहीं पूछा कि घर कैसे चलेगा। लियांगकुन ने जब पूछा कि पैसे कहाँ से आएंगे, तो शाओवन ने गर्व से कहा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। लियांगकुन ने उसे गले लगा लिया और भावुक होकर बोला, ख्याल तो मुझे तुम्हारा रखना है। मैं ताइजियांग में अपना खुद का घर खरीदना चाहता हूँ। शाओवन हैरान थी, पर यहाँ तो घर बहुत महंगे हैं, हमारे पास तो डाउन पेमेंट के पैसे भी नहीं हैं। सब हो जाएगा, लियांगकुन ने आत्मविश्वास से कहा, बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह अपनी पत्नी को दुनिया की हर खुशी देगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। जहां एक तरफ लियांगकुन और सु शाओवन अपने भविष्य के सपने बुन रहे थे, वहीं दूसरी ओर यू हिंग अपनी नन्ही बिटिया त्यान त्यान को एक फोटोग्राफी स्टूडियो लेकर पहुंचा। ताइजियांग इलाके के रिवाजों के अनुसार बच्चों की 9 महीने और 1 साल की उम्र में यादगार तस्वीरें खिंचवाना शुभ माना जाता है। इसे सितंबर फोटो कहा जाता है, जिसका अर्थ है हमेशा बनी रहने वाली खुशहाली। यू हिंग के पास आज भी उसकी अपनी 9 महीने वाली पुरानी तस्वीर महफूज थी, जो उसकी मां ने खिंचवाई थी। आज वह उसी मशहूर पुराने स्टूडियो में पहुंचा था, जो बच्चों की फोटोग्राफी के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता था। क्या यह आपकी बच्ची है? स्टूडियो की रिसेप्शनिस्ट यू हिंग को देखकर दंग रह गई। यहाँ आने वाले ज्यादातर बच्चे अपने माता पिता या दादा दादी के साथ आते थे, लेकिन यू हिंग अभी खुद बहुत छोटा दिखता था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह प्यारी सी बच्ची उसकी बेटी है। क्या यह आपकी बहन है? उसने फिर पूछा। यू हिंग ने बस सिर हिला दिया। हाँ। वह अपनी उम्र से जुड़ी इन उलझनों का आदी हो चुका था, इसलिए उसने ज्यादा सफाई देना जरूरी नहीं समझा। स्टूडियो में भीड़ थी, इसलिए उसे इंतजार करने को कहा गया। वहां बच्चों के खेलने के लिए टोंग मिंग नाम का एक बहुत ही शानदार प्ले एरिया बना था। यू हिंग ने त्यान त्यान को बेबी पैक से बाहर निकाला और उसे खेलने के लिए छोड़ दिया। त्यान त्यान अब काफी फुर्तीली हो गई थी। घर में फोमिंग पेस्ट के साथ दौड़ भाग करते करते उसने तेज दौड़ना सीख लिया था। जैसे ही उसे जमीन पर छोड़ा गया, वह फौरन लकड़ी के झूलने वाले घोड़े रॉकिंग हॉर्स की तरफ लपकी। यू हिंग मुस्कुराया और पास की कुर्सी पर बैठकर अपनी आंखें मूंद लीं। वह अपने मन में मेंटल एनर्जी बैटल तकनीक का अभ्यास करने लगा। कल रात उसने अपनी मानसिक शक्ति से चीजों को हवा में हिलाना साइकोकिनेसिस सीख लिया था। अब उसका अगला लक्ष्य था तारानकन स्पिरिट शील्ड आध्यात्मिक ढाल तारानकन बनाना। यह एक ऐसी अदृश्य ढाल थी जो न केवल शारीरिक हमलों को रोक सकती थी, बल्कि मानसिक हमलों से भी सुरक्षा प्रदान करती थी। यू हिंग अपनी लेवल 2 सायोनिक शक्ति के साथ इस कौशल को जल्दी ही मास्टर करने की राह पर था। तभी स्टूडियो के एक कर्मचारी ने उसे आवाज दी, मिस्टर यू हिंग, कृपया कंप्यूटर पर आकर अपनी पसंद का फोटो टेम्पलेट चुन लीजिए। यू हिंग ने एक नजर त्यान त्यान पर डाली, जो बड़े मजे से घोड़े पर झूल रही थी। कर्मचारी ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत कीजिए, यहाँ बच्चों का ख्याल रखने के लिए आंटी मौजूद हैं। यू हिंग को वैसे भी कोई चिंता नहीं थी। उसे पता था कि त्यान त्यान के भीतर एक ऐसी महाशक्ति जर्ग क्वीन मौजूद है जिससे खुद यू हिंग भी पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। वह बस एक जिम्मेदार पिता के रूप में उसकी देखभाल करता था। जैसे ही यू हिंग अंदर गया, प्ले एरिया में एक शरारती लड़का त्यान त्यान के पास पहुंचा। वह करीब 2-3 साल का था और काफी जिद्दी लग रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, उतरो यहाँ से, यह मेरा घोड़ा है। त्यान त्यान ने उसे हैरानी से देखा। वह लड़का पहले इस घोड़े पर खेल चुका था, पर अब उसे फिर से वही चाहिए था। जब त्यान त्यान नहीं उतरी, तो उस लड़के ने गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे खींचने की कोशिश की। पास बैठी उस लड़के की मां ये सब देख रही थी, पर उसने अपने बेटे को रोका नहीं। लेकिन इससे पहले कि वहां मौजूद केयरटेकर आंटी पहुंचती, त्यान त्यान ने उस लड़के की तरफ देखा। उसकी काली पुतलियों में एक पल के लिए खून जैसी लाल चमक उभरी।
उस लड़के ने जैसे ही अपना हाथ त्यान त्यान की तरफ बढ़ाया, उसे सामने कोई मासूम बच्ची नहीं, बल्कि एक खूंखार दानव दिखाई दिया जिसकी अनगिनत डरावनी भुजाएं थीं और हजारों आंखें उसे घूर रही थीं। वह नन्हा लड़का ऐसा मंजर देखकर बुरी तरह दहल गया। वह डर के मारे पीछे हटा, जमीन पर धड़ाम से गिरा और फूट फूट कर रोने लगा। डर इतना ज्यादा था कि उसने वहीं जमीन पर पेशाब कर दिया। बाहर से दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दीं। यू हिंग, जो अभी अभी कंप्यूटर के सामने फोटो चुनने बैठा था, तुरंत खड़ा हो गया। वह भागकर बच्चों के कमरे प्ले एरिया में वापस लौटा। वहां उस शरारती लड़के की मां पहले ही टोंग मिंग की दुनिया में घुस चुकी थी और उसने अपने रोते हुए बच्चे को गोद में उठा लिया था। मम्मी, वो टिल्ड, वह डरा हुआ बच्चा जोर जोर से रो रहा था और अपनी मां को ही लात मार रहा था। बचाओ, बचाओ, यह उसके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया थी। मदर बियर, गुस्सैल मां अपने बच्चे की हालत देख बौखला गई। क्या हुआ? चेंग चेंग, क्या हुआ तुम्हें? मां को बताओ। लेकिन वह बच्चा इतना डर गया था कि वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वह ये बता ही नहीं पाया कि उसने वहां क्या देखा था। उस औरत का दुख अब गुस्से में बदल गया। उसने उस नन्ही बच्ची की ओर चिल्लाकर पूछा जो अब भी मजे से घोड़े पर झूल रही थी, ये किसका बच्चा है? उसे लगा कि उसका बच्चा डरा है तो पक्का इस बच्ची की ही गलती होगी। उसने एक बार भी यह नहीं सोचा कि उसके बेटे ने क्या किया था। त्यान त्यान की आंखें उस औरत से मिली और उसकी पुतलियों में एक लाल रोशनी फिर से कौंधी। मेरी बच्ची है। तभी यू हिंग वहां पहुंचा और उसने त्यान त्यान को गोद में उठा लिया। उसने ध्यान नहीं दिया कि उसकी गोद में आते ही त्यान त्यान की आंखों की वह लाल चमक गायब हो गई। यू हिंग ने पलटकर पूछा, वह सिर्फ 9 महीने की है, आपको कोई समस्या है? वह औरत अचानक अवाक रह गई। आसपास खड़े अन्य माता पिता उसे हिकारत भरी नजरों से देख रहे थे। कईयों ने देखा था कि उसी के बेटे ने पहले छेड़खानी की थी। 9 महीने की बच्ची पर चिल्लाना वाकई बेवकूफ़ी थी। जरा तमीज से बात कीजिए, यू हिंग ने भारी आवाज में कहा। आप 1 साल से भी छोटी बच्ची पर गुस्सा निकाल रही हैं। क्या आपका बचपन अभी खत्म नहीं हुआ? यू हिंग वाकई चिढ़ गया था। भले ही उसने अंदर का नजारा नहीं देखा था, पर उसे अपनी बिटिया पर 100% भरोसा था। वह औरत शर्मिंदा और उलझन में थी। उसका बच्चा चुप नहीं हो रहा था और लोगों की बातें सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगूंगी। कैसा स्टूडियो है ये? मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगी। उसने अपनी गलती मानने के बजाय स्टूडियो को ही कोसा और अपने रोते हुए बच्चे को लेकर वहां से भाग खड़ी हुई। जाते जाते किसी बच्चे की आवाज आई, मम्मी, इसने तो पैंट गीली कर दी है। ये सुनकर सब हंस पड़े और वह औरत और भी तेजी से बाहर निकल गई। इस छोटे से हंगामे के बाद यू हिंग ने त्यान त्यान को नीचे नहीं छोड़ा। उसने उसे गोद में लेकर ही फोटो चुने। त्यान त्यान बहुत समझदार और शांत बनी रही। फोटो खिंचवाते समय भी उसने फोटोग्राफर का पूरा साथ दिया, जिसे देखकर वह भी हैरान रह गया। स्टूडियो से बाहर निकलते ही एक अधेड़ उम्र का आदमी यू हिंग के पास आया। नमस्ते सर, मैं एक चाइल्ड मॉडलिंग एजेंसी से हूँ। आपकी बच्ची बहुत प्यारी है, क्या आप उसे मॉडल बनाना चाहेंगे? धन्यवाद, पर मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, यू हिंग ने बिना सोचे मना कर दिया। उसे पैसों की कमी नहीं थी और वह अपनी बच्ची को इस ग्लैमर की दुनिया में नहीं धकेलना चाहता था। वह उसे लेकर घर आ गया। घर पर सू शाओवन ने त्यान त्यान को गोद में लिया। फोटो अच्छे आए? हाँ, कुछ दिनों में मिल जाएंगे, यू हिंग ने जवाब दिया। शाओवन ने लाड़ से पूछा, क्या हमारी त्यान त्यान अच्छी बच्ची बनकर रही? यू हिंग के बोलने से पहले ही बच्ची बोल पड़ी, अच्छी। ये सुनकर दोनों हंस पड़े। वह भी 1 साल की भी नहीं थी, पर अपनी बातें साफ जाहिर करने लगी थी। रात के खाने के समय यू हिंग ने देखा कि लियांग कुन नहीं आया। शाओवन ने बताया, कुन भाई को कुछ काम था, वह पहले ही चले गए। और हाँ, उन्होंने कियान पैलेस की नौकरी छोड़ने का फैसला किया है। यू हिंग को ये सुनकर खुशी हुई। उसे लगा कि चलो, कम से कम उन दोनों की किस्मत बदल रही है। पिछले जन्म में जो बुरा हादसा होने वाला था, अब उसकी गुंजाइश नहीं थी। वह चाहता था कि उसके सभी दोस्त शांति से जिएं। भले ही आने वाले समय की लहरें सबको अपनी चपेट में लेने वाली थीं, पर यू हिंग ने ठान लिया था कि वह अपने वर्तमान को पूरी मजबूती से संभाल कर रखेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।